नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्रीन दुबई का लक्ष्य, रेगिस्तान के बीच में बसे दुबई का मास्टर प्लान आपको बताते हैं। ग्रीन दुबई का लक्ष्य अब जल्द ही साकार होने वाला है। इस तरफ लगातार दुबई आगे बढ़ भी रहा है। रेगिस्तान के बीच में बसे दुबई का मास्टर प्लान, दुबई अपने आधे से ज्यादा हिस्से को बदलेगा हरियाली में। दुबई अर्बन मास्टर प्लान 2040 प्लान के मुताबिक 2040 तक 60% हिस्सा हरियाली से ढकेंगे और दुबई को रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाने का उद्देश्य है। और 2008 तक दुबई के कुल क्षेत्रफल का 8% भी ग्रीन कवर नहीं था, लेकिन 2020 आते आते शहरी क्षेत्र का 35% हिस्सा हरियाली से किया गया कवर। हरियाली बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच रखेंगे संतुलन और इसलिए भी लगातार हम कह रहे हैं कि ग्रीन दुबई का जो सपना है वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि 2040 तक का लक्ष्य है। 2040 तक किस तरीके से ग्रीन दुबई के प्लान को साकार किया जाएगा, इसको लेकर कोशिश लगातार की जा रही है। 2040 तक 60% हिस्सा हरियाली से ढकेंगे और दुबई को रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना ही एकमात्र उद्देश्य है। और 2008 तक दुबई के कुल क्षेत्रफल का 8% भी ग्रीन कवर नहीं था। यह अच्छी खबर है कि 2020 तक शहरी क्षेत्र का 35% हिस्सा हरियाली से कवर किया गया और हरियाली बढ़ाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाएगा, संतुलन रखा जाएगा। और निश्चित तौर पर यह खबर भी पुख्ता है या फिर ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2040 तक अच्छी खबर आएगी। कोरोना सख्ती के बावजूद आस्था का बूस्टर डोज। जी हाँ, कोरोना की तमाम सख्तियां, लेकिन उसके बावजूद आस्था का जो बूस्टर डोज है, ये पूरी खबर आप समझिए। उत्तराखंड में अगले महीने से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। अगले महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में, लेकिन चारधाम यात्रा का उत्साह चरम पर है। चार धामों के कपाट खुलने शुरू होंगे 17 मई से और गढ़वाल मंडल विकास निगम को मिल चुकी 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के 5 दिन के लिए 8,762 बुकिंग और चारधाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है प्रोटोकॉल। बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। जो बाहरी राज्यों से आएंगे चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए, उन सभी यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल है कि उनको कोविड की निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ में लानी होगी, तभी उनको एंट्री मिलेगी। क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है और इसीलिए चूंकि कोविड भी है, कोविड का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वो राजधानी की बात, देहरादून की बात हो या फिर पूरे उत्तराखंड की आप बात कीजिए, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन चारधाम यात्रा का उत्साह चरम पर है। चार धामों के कपाट खुलने शुरू होंगे 17 मई से और गढ़वाल मंडल विकास निगम को मिल चुकी है 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग, ये खबर है। और केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा के 5 दिन के लिए 8,762 बुकिंग। चारधाम यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रोटोकॉल जारी की है और बाहरी राज्य से जो भी यात्री आएंगे उनको कोविड निगेटिव रिपोर्ट अपने साथ में लानी होगी, तभी वो चारधाम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला बुधवार को। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण फैसला बुधवार को और नीति आयोग की आरबीआई अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला होगा। अब नीति आयोग की आरबीआई अधिकारियों के साथ बैठक होनी है और उसके बाद क्या होता है उसको लेकर लगातार सभी की नजर है। फैसला इसी बैठक से निकलना है। निजीकरण की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम चर्चा में हैं। सरकार ने बजट में बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था और अगले कारोबारी साल में 2 बैंकों के निजीकरण की तैयारी चल रही है। सरकारी स्तर पर ये लगातार कहा भी जा रहा है। अब इंतजार इसको लेकर थोड़ा सा करना होगा क्योंकि बैठकें होनी है। 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला बुधवार को होगा, ऐसी खबर है। नीति आयोग की आरबीआई के अफसरों के साथ बैठक होनी है और उस बैठक से कोई निर्णय निकलकर सामने आएगा। निजीकरण की सूची में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम चर्चा में है और सरकार ने बजट में बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। अभी खुलकर किसी भी बैंक का नाम लिया नहीं जा रहा, लेकिन जो चर्चाओं में बैंक चल रहे हैं उन्हीं की सूची हम आपके सामने रख भी रहे हैं। अगले कारोबारी साल में 2 बैंकों के निजीकरण की तैयारी सरकार कर रही है। पेयजल के बढ़ते दाम जिसको लेकर संकट पैदा हो सकता है। पेयजल के बढ़ सकते हैं दाम, ऐसी खबर है। 10% तक महंगा होगा सरकारी पानी। अब ये राहत वाली बात तो गर्मियों में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही क्योंकि इससे सभी परेशान होंगे। पेयजल के दाम बढ़ सकते हैं। 10% तक महंगा होगा सरकारी पानी और जलदाय विभाग ने प्रस्ताव किया तैयार। जलदाय विभाग के द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। अब सरकार इस पर कोई फैसला लेगी, कोई निर्णय लेगी। और दाम बढ़ाने के पीछे विभाग तर्क भी दे रहा है
वितरण तंत्र बिछाने की लगाई लागत कई गुना बढ़ी। अब ये भी विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि वितरण तंत्र बिछाने की लागत कई गुना बढ़ी है। फिलहाल 15,000 लीटर तक निःशुल्क है पानी और 15,000 से 40,000 लीटर तक ₹4.40 पड़ रहे हैं देने और 40,000 लीटर से अधिक उपभोग पर ₹5.50 देना पड़ रहा है शुल्क। और 23 अप्रैल को एसीएस सुधांश पंत प्रस्ताव पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हो सकता है कोई फैसला निकले। अब इसीलिए खबर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मियों में पेयजल संकट खड़ा ना हो, इसलिए सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। लेकिन अब पेयजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो फिर इससे नुकसान सभी को होगा। 10% तक महंगा होगा सरकारी पानी, ऐसी खबर है और जलदाय विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार किया। सरकार इस पर कोई फैसला लेगी जल्द ही, ऐसी खबर भी है। दाम बढ़ाने के पीछे विभाग ने तर्क भी दिया है। वितरण तंत्र बिछाने की लागत कई गुना बढ़ी है और फिलहाल 15,000 लीटर तक निःशुल्क पानी है। 15,000 से 40,000 लीटर तक ₹4.40 देने पड़ रहे हैं और 40,000 लीटर से अधिक उपभोग पर ₹5.50 देना पड़ रहा है शुल्क। और 23 अप्रैल को एसीएस सुधांश पंत प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। जुलाई से हर महीने 1 करोड़ 2 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन। जी हां, जुलाई से हर महीने 1 करोड़ 2 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन हैदराबाद की भारत बायोटेक ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की है। हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, रणनीति बना दी गई है। फिलहाल प्रतिमाह 50 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन हो रहा है। अब चूंकि कोरोना का दायरा बढ़ भी रहा है, इसीलिए भी चुनौती बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए भी इसके दायरे को भी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। फिलहाल हर महीने 50 लाख कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन हो रहा है। भारत बायोटेक के बैंगलोर कारखाने में भी होगा उत्पादन और भारत बायोटेक को 150 करोड़ रुपए की फंडिंग की जरूरत है। बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों जगह 75 करोड़ की जरूरत पड़ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट भी बढ़ाएगी कोविशील्ड का उत्पादन। अब ये खबर है कि हो सकता है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाने पर विचार किया जाए, क्योंकि जरूरत ऐसी महसूस हो रही है कोविड के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए। जुलाई से हर महीने 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा कोवैक्सीन टीकों का उत्पादन होगा, ऐसा लक्ष्य है और हैदराबाद की भारत बायोटेक ने उत्पादन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल हर महीने जो वैक्सीन बन रही है उनकी संख्या 50 लाख है। भारत बायोटेक के बेंगलुरु कारखाने में भी इसका उत्पादन होगा, ऐसी खबर है। इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। भारत बायोटेक को 150 करोड़ रुपए की फंडिंग की जरूरत महसूस हो रही है और बेंगलुरु हैदराबाद दोनों जगह 75 करोड़ की जरूरत है। और खबर ये कि सीरम इंस्टीट्यूट भी इसी तरफ आगे बढ़ सकता है, कोविशील्ड का उत्पादन बढ़ाएगी। नई राजनीतिक पार्टी की तलाश में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी देश के सबसे धनी राजनीतिज्ञों में से एक हैं। विश्वेश्वर रेड्डी और 2013 में तेलंगाना राष्ट्र समिति से जुड़े, 2018 में पार्टी छोड़ी और उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस में शामिल एक बार हुए। पिछले माह दिया इस्तीफा, अब तेलंगाना में नई पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं रेड्डी। कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी के पौत्र हैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं रंगा रेड्डी। दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं रेड्डी और इसीलिए भी लगातार वो एक के बाद एक जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर भी तमाम बातें हैं। फिलहाल 2013 में तेलंगाना राष्ट्र समिति से वो जुड़े, 2018 में पार्टी छोड़ी, उसके बाद कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन पिछले महीने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया और अब तेलंगाना में नई पार्टी बनाने पर लगातार विचार भी कर रहे हैं। हो सकता है जल्द ही इसकी तरफ आगे भी बढ़ें। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी के पौत्र हैं कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं रंगा रेड्डी और दादाजी की विरासत को आगे बढ़ाने पर लगातार वो विचार कर रहे हैं। कहाँ हुआ हनुमान जी का जन्म, इसको लेकर कई तरह की बातें हैं, अटकलें भी लगाई जा रही हैं, कई कयासबाजियां अपने अपने स्तर पर हर कोई लगा रहा है। कहाँ हुआ हनुमान जी का जन्म, हनुमान जी के जन्म को लेकर 2 राज्यों में विवाद है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अपने अपने दावे हैं, 2 राज्यों में टकराव गतिरोध है। हनुमान जी के जन्म को लेकर कर्नाटक और आंध्र के अपने अपने दावे हैं। कर्नाटक के मुताबिक गोकर्ण में हुआ हनुमान जी का जन्म, उत्तर कन्नड़ जिले में है तीर्थ स्थल गोकर्ण और इससे पहले था किष्किंधा की पहाड़ियों में जन्म का दावा, इससे पहले किया गया था दावा किष्किंधा में जन्म हुआ हनुमान जी का। और आंध्र के मुताबिक तिरुपति की पहाड़ियों में जन्म हुआ और तिरुपति की 7 पहाड़ियों में एक है अंजनाद्री, इसमें कहा जा रहा है कि वहीं हनुमान जी का जन्म हुआ।
अब आपको राजसमंद लिए चलते। राजसमंद उपचुनाव का रण चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार तेज जनसंपर्क कर रहे हैं। दीप्ति माहेश्वरी वहां पर लगातार मैदान में है, क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आप। सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है और हर जना अपनी जिम्मेदारी से अपना कार्य पूरा कर रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मंदिरों में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर मंदिर में कोई जा रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। आप भी लगातार मंदिरों में अपनी जनसभाएं कर रहे हैं, क्या कहना है? वहाँ पर जाकर आप जब बात रखते हैं तो क्या झूठ होगा या सच होगा, क्या इस पर रिएक्शन है आपका? मंदिरों में बात तो सही है, मंदिरों में जाकर कोई झूठ नहीं बोलता और हमें तो भाजपा को वैसे भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास तो विकास इतना है जो हम बता सकते हैं और हम नहीं बताते। वहाँ पे जब गए हुए लोग हमें बताते हैं कि यहाँ पे इस गांव में ये चबूतरा यहाँ हुआ, ये रोड यहाँ निकली है, ये पाइपलाइन पानी की यहाँ डली है, तो कोई भी कार्य वहाँ के लोग हमें गिना देते हैं। तो भाजपा को तो वैसे भी झूठ बोलने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो हमारी विकास की शक्ति है। धन्यवाद। और दोनों ही पार्टियां विकास के दम पर जीतने का दावा कर रही हैं। भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं दीप्ति माहेश्वरी, राजसमंद के रण में उतरी हुई हैं। दावा लगातार यही कर रही हैं कि वहां पर विकास के आधार पर जो दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी ने वहां पर काम किए, उसी आधार पर जनता वोट करेगी और जीत बीजेपी की होगी। कांग्रेस का हारना तय है, साफ तौर से कहा जा रहा है। वो राजसमंद हो या फिर सहाड़ा, सुजानगढ़ हो, तीनों ही जगहों पर दावेदारी लगातार की जा रही है जीत की। लेकिन जीत किसकी होगी, किस पर जनता भरोसा करती है, इसको लेकर लगातार नजर है। राजसमंद का चुनावी रण और हर कोई मैदान में है। सुजानगढ़ उपचुनाव 2021 वसुंधरा राजे से जुड़े सवाल पर सतीश पूनिया बोले, कहा कांग्रेस दूसरों के घरों में ताकाझाकी बंद करें, कांग्रेस में विग्रह ज्यादा। संवाददाता लक्ष्मण राघव ने की भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से खास बातचीत, क्या कुछ कहा सुनिए। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हमले कर रही है कांग्रेस, उसका जवाब दिया है सतीश पूनिया ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों के घरों में ताकाझाकी करना बंद कर देना चाहिए। सुनिए सर। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, दोनों दलों के दिग्गज मैदान में हैं। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज सुजानगढ़ क्षेत्र के दौरे पर हैं। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन एक चीज़ और हो रही है, राजस्थान की राजनीति में कुछ इस तरह के वर्ड्स प्रचारित हो रहे हैं, बाड़ों की बात हो रही है, बाड़ेबंदियों की बात हो रही है। तो सब बातों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले सतीश जी, थोड़ा लेट आए आप यहाँ, नहीं लगता ऐसा? नहीं, मैं बहुत पहले आ गया था, शुरुआत कर गया था, और मैंने उस दिन भी कहा था कि वेल बिगन इज हाफ डन, क्योंकि उस दिन लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोग थे और सारे जनप्रतिनिधि थे। एक संदेश साफ तौर पर दे दिया था और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग पार्टी के लिए काम करेंगे। तो जो लोग 3.25 महीने से 4 महीने से लगातार ज़मीनी काम कर रहे हैं, कांग्रेस जब सोकर उठती उससे पहले हम काम कर चुके थे। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे इस क्षेत्र के पार्टी के प्रतिनिधि, सब लोगों ने अच्छी मेहनत की है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि लेट आया हूँ मैं। हो सकता है आपको लगता है देर से, लेकिन दुरुस्त आया हूँ। कांग्रेस ये कह रही है कि सतीश पूनिया जी लेट आए हैं। खैर, उस पर आएंगे हम। किन मुद्दों पर भाजपा ये बाई इलेक्शन जीतना चाहती है? देखिए, 3 बिल्कुल स्थापित मुद्दे हैं जो प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं और जिस वायदे के साथ ये कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। पहला, किसानों की कर्जा माफ़ी। आज भी राजस्थान के 59 लाख किसान 99,000 करोड़ के कर्जे की माफ़ी की मांग कर रहे हैं। सुजानगढ़ के बहुत सारे किसान उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने कदाचित इस बात पे वोट दिया होगा कांग्रेस को कि उनकी जब सरकार आएगी तो मेरी ट्रैक्टर का, मकान का, दुकान का ये सारा कर्जा माफ़ होगा। तो एक बड़ा भ्रम था, आज वो भ्रम टूटने का समय आया है। पर कांग्रेस कह रही है कि 25 सांसद चुन के दिए, केंद्र से कुछ नहीं हुआ। वो बात करते हैं 2 करोड़ रोजगार की, वो कहते हैं कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम जो हैं शायद स्मृति ईरानी जी इसीलिए नहीं आई। ये कांग्रेस आरोप लगाती है। नहीं, उनके पास अब आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। उनको अवसर दिया था भारत की, राजस्थान की जनता ने 50 साल सियासत का, राजनीति का। वो किसानों के हक की बात कर सकते थे, वो नौजवानों के हक की बात कर सकते थे, लेकिन जाति, पंथ और मजहब से लड़ाकर वोट बैंक तो जरूर पुख्ता किया, लेकिन हिंदुस्तान में जो बदलाव हुए उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। किसान क्रेडिट कार्ड बीजेपी ने क्यों दिया? पीएम किसान सम्मान निधि बीजेपी ने क्यों लागू की? जो आप केंद्र की बात कर रहे हैं 25 सांसदों की, उसी पार्टी के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत दिया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है। पर इन्होंने चिरंजीवी योजना दी है, बहुत बात कर रहे हैं। देखिए, चिरंजीवी योजना ये खाली जो मुख्यमंत्री हैं उनको PR करना आता है। उन्होंने एक पब्लिक रिलेशंस के लिए एक ऐसी एजेंसी हायर की हुई है जो उनकी इमेज को बिल्ड करती है। भीलवाड़ा मॉडल की बात करते हैं, उसके पीछे भी यही सियासत थी और इस चिरंजीवी के पीछे भी, क्योंकि
जो फ्री मेडिसिन का कंसेप्ट था उसमें वाई जरूर लूटी, लेकिन आज लोगों को पेट दर्द की दवाई भी नहीं मिलती है अस्पतालों में। रेमडेसिविर जो एक बड़ी ऐसी मेडिसिन है जिससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से राहत मिलती है, आज उसकी कालाबाजारी हो रही है। इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है चिरंजीवी भी कांग्रेस पार्टी की वो योजना है जिससे लीपापोती के अलावा कुछ नहीं है। एक सवाल बनता है, वसुंधरा राजे की बात भाजपा से ज्यादा कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी फिक्र कम कर रहे हैं और वो पड़ोसी के यहाँ ताका झांकी कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हासिल होगा नहीं, उस सियासत में वो सफल नहीं होंगे। नहीं, बाड़ा और बाड़ेबंदी उनको पसंद है और ये उनकी फितरत में है, और अभी फिर वापस वो कट्टरपंथियों की बाड़ेबंदी जयपुर में करने जा रहे हैं। लेकिन नाथी के बाड़े की जो कंसेप्ट थी वो समाज के उस भावना के साथ थी जिसमें किसी गरीब की मदद होती थी। इसका मतलब बाड़ा तो पसंद है डोटासरा जी को, लेकिन नाथी का बाड़ा पसंद नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए थे सतीश पूनिया जिन्होंने अपने स्टाइल में जवाब दिया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विग्रह वहां भी हैं, वो दूसरों के घरों में ताका झांकी बंद कर दें। खैर ये जनता तय करेगी कि भाजपा के मुद्दों के साथ जाती है, कांग्रेस पर मोहर लगाती है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, सुजानगढ़, चूरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021 राजस्थान रॉयल्स आज से करेगी अपने अभियान का आगाज। आज पंजाब किंग्स से भिड़ेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। पंजाब की कमान लोकेश राहुल, राजस्थान की संजू सैमसन के हाथों में स्टोक्स, बटलर, क्रिस मॉरिस, तेवतिया, सैमसन पर दावेदारी होगी, दारोमदार होगा। केएल राहुल, मयंक, क्रिस गेल, डेविड मलान देंगे पंजाब को मजबूती। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। अब दोनों ही टीमें जीत के लिए मैदान में उतरेंगी। कौन जीतता है इसको लेकर भी लगातार नजर होगी। राम मंदिर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर के गर्भगृह के 20% क्षेत्र में भरी गई पहली लेयर की नींव। ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर के गर्भगृह के 20% क्षेत्र में भरी गई है पहली लेयर की नींव और 20 अप्रैल तक पूरा हो सकता है पहले फेज का काम। और अगले 28 दिन तक इसे विशेष रूप से सुखाने की प्रक्रिया चलेगी और इस दरमियान अन्य लेयर के निर्माण का काम भी चलता रहेगा। और सीमेंट, मोरंग, कंक्रीट, सिलिकॉन और फ्लाई कोयले की राख मिक्स होगी और 40 फीट गहरी भरी जाएगी मंदिर की नींव भराई के काम में परिसर में ही लगा है मिक्सिंग प्लांट और 50 मजदूर, 12 इंजीनियर जुटे हुए हैं इस पूरी प्रक्रिया में। एक गांव ऐसा भी जहां कोई कोरोना संक्रमित नहीं है। जहां एक गांव ऐसा है जहां पर अभी भी कोई भी एक भी संक्रमित नहीं है कोविड का। पुणे के 229 गांवों में एक साल से कोई संक्रमित नहीं। इन गांवों में करीब 7 लाख की आबादी करती है निवास और रोकथाम के लिए हर गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर, वहीं बाहर से आए लोगों को अलग रखने की व्यवस्था भी यहां पर है। कोरोना से बचाव के लिए हर कोई तय नियमों का पालन यहां पर करता है। ये गांव वाकई में सभी के लिए प्रेरणा है, सभी को यहाँ से सीखना चाहिए। घर में क्वारंटीन लोगों से 25,000 का बॉन्ड लेगी मनपा और साथ ही बॉन्ड भराने के पीछे नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाना मकसद है। साफ तौर से कहा जा रहा है जो भी कोविड के प्रोटोकॉल की पालना नहीं करता है यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और सभी हालांकि अभी तक खबर है कि पालना करते हैं। केंद्र सरकार की टीमों ने की कोविड मामलों की जांच। केंद्र सरकार की टीमों ने कोविड मामलों की जांच की है। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में लिया स्थिति का जायजा। केंद्र सरकार की टीम है जो अलग अलग हिस्सों में जाकर कोविड के मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। खबर ये कि महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में स्थिति का जायजा लिया गया। महाराष्ट्र के 3 जिलों में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी में और 3 में ऑक्सीजन की कमी है। 2 जिलों में वेंटिलेटर फैक्ट्री। पंजाब के 2 जिलों में कोविड हॉस्पिटल नहीं है, 3 में स्टाफ की कमी है और साथ ही 1 जिले में आरटीपीसीआर टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है। ये गंभीर मसला है। और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में आरटीपीसीआर टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है और 4 जिलों में हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी बहुत ज्यादा। राजधानी रायपुर में ऑक्सीजन की भारी कमी है। अब ये पूरी रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद इन कमी को कैसे भरा जाता है इसको लेकर भी तैयारी की जाएगी। जैसलमेर में कोरोना का यू टर्न हो गया है। जैसलमेर में एक बार फिर से कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है, यू टर्न हो गया। पर्यटन के लिए निराशा का संदेश लेकर आया वित्तीय वर्ष और सैलानियों की आवक नहीं होने से पर्यटन उद्योग में हताशा है। फिर से सूने दिखने लगे हैं जैसलमेर के पर्यटन स्थल। न होली पर पर्यटक यहाँ पर दिखाई दिए और न ही वीकेंड टूरिज्म यहाँ पर कारगर साबित हुआ। पर्यटन व्यवसायियों का करोड़ों रुपए के व्यवसाय का सपना भी टूट गया है। पर्यटन से जुड़े लोगों को
वीकेंड टूरिज्म से जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है। अब कोई आस फिलहाल यहां पर उद्योग जगत से जुड़े लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। और अब बात करते हैं बंगाल के रण की। पीएम मोदी वर्धमान से लाइव आ रहे हैं, तस्वीरें उनकी आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वर्धमान में, सुनिए। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। अब आप बताइए, ये दीदी आपसे गुस्सा होगी या नहीं होगी? एक तो नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया, यानी बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। दूसरा, बंगाल के लोगों ने दीदी का बहुत बड़ा प्लान फेल कर दिया। बंगाल की जो जनता है बहुत समझदार है। यहां के लोग बहुत ही दूरदृष्टा हैं। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाईपो को सौंपेगी, लेकिन दीदी का ये खेला भी जनता ने समय रहते समझ। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। माली समाज की युवती के अपहरण का पूरा मसला है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की राजनीति गरमाई है। माली समाज की युवती के अपहरण का पूरा मसला, सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की जो चुनावी राजनीति है वो गरमाई हुई है। भाजपा का रायपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। लगातार आक्रामक रूप दिखा रही है बीजेपी। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी वहां पर की। युवती को मुक्त कराने की मांग लगातार की जा रही है। अब ये मसला विधानसभा उपचुनाव में भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बीजेपी है इस मुद्दे पर अब लगातार सरकार को घेर रही है। उपचुनाव की जो राजनीति है वो गरमाती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। माली समाज की युवती के अपहरण के बाद से पूरा मसला अब गरमा रहा है। लगातार क्योंकि विधानसभा उपचुनाव होने हैं, अलग अलग मसले हैं सभी के पास, दोनों ही दलों के पास, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, लेकिन अब इस अपहरण के मसले को लेकर भाजपा रायपुर में लगातार विरोध कर रही है। भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, नेता वहां पर पहुंचे, स्थानीय लेवल पर जो लगातार काम कर रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है। साफ तौर से ये कहा भी जा रहा है कि युवती को मुक्त कराया जाए, और जब तक मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक इसी तरीके से गुस्सा जाहिर किया जाएगा बीजेपी के द्वारा। अब सहाड़ा, सुजानगढ़, राजसमंद 3 जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। अब विधानसभा में अलग अलग मसले हैं लोगों से जुड़े हुए, लेकिन उसके इतर अब ये मसला भी दिखाई दे रहा है, युवती का अपहरण, जिसके बाद से माली समाज के लोगों ने भी गुस्सा जाहिर किया था। माली समाज की युवती के अपहरण के बाद से लगातार ये कहा भी गया कि जल्द से जल्द युवती को मुक्त करवाया जाए। समाज के तमाम लोगों ने भी ये कहा। अब चूंकि समाज के लोगों के साथ बीजेपी भी जाकर खड़ी हो गई है, बीजेपी भी लगातार हमलावर है सरकार को लेकर। ये कहा जा रहा है कि अगर इस मसले को लेकर जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया, युवती को मुक्त नहीं कराया गया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। और साफ तौर से भाजपा का रायपुर में जो विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद से अब ये मसला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के स्थानीय लीडर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, लगातार नारेबाजी वहां पर की जा रही है। अब जल्द से जल्द रिहाई हो, युवती को मुक्त करवाया जाए, इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव की राजनीति गरमाई हुई है इस पूरे मसले को लेकर। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नवीन जोशी जुड़ चुके, सीधा रुख नवीन का करती हूँ। नवीन, ये पूरा मसला, हालांकि माली समाज के लोग भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि युवती को जल्द ही मुक्त करवाया जाए, अब बीजेपी भी उनके साथ में जाकर खड़ी हो गई है।
बिल्कुल बिल्कुल दीपा, ये पूरा मामला रायपुर के आसपास की जो माली समाज की महिलाएं उनमें खासा आक्रोश है। आप देख सकते हो भाजपा ने कभी इस माली समाज को साथ मिल गया है और माली समाज के साथ साथ में भाजपा के आले नेता, मैं कहूंगा इकबाल से कैमरा पर्सन से दिखाए कि यहाँ पर धरने पे बैठ गए हैं और किस तरह से श्रवण सिंह बगड़ी जो कि है तो माली समाज को अब भाजपा का साथ मिल गया है। भाजपा लगातार आक्रामक है, लगातार ये कहा भी जा रहा है कि जब तक युवती की रिहाई नहीं होगी, मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक धरना खत्म नहीं होगा। गुस्सा है माली समाज के लोगों में और साथ ही बीजेपी के तमाम लीडर्स, कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं रायपुर में। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।